जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 19 मार्च 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसने प्रदान किया है या किस संस्था ने ये अवार्ड दिया है। तो सेंट्रल बैंकिंग नामक संस्था है, उसने आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया है और ये संस्था लंदन में स्थित है। तो लंदन की प्रतिष्ठित संस्था सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन को अनिवार्य किया है। तो ये उपलब्धि भी हाल ही में भारत ने प्राप्त की है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसके पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। और डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू और टी रविशंकर। तो ये आरबीआई की बेसिक जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, तो अब वहां की कमान जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ गई है। तो चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि वहां की जो मुख्य सचिव थी नंदिनी चक्रवर्ती, उनको पद से हटा दिया है। नंदिनी चक्रवर्ती के बारे में आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी थी। 1 जनवरी 2026 को वो इस पद पर अपॉइंट हुई थी। नंदिनी पश्चिम बंगाल कैडर की 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक और फैसला लिया है कि जो पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यानी डीजीपी थे पीयूष पांडे, उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया है। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं पश्चिम बंगाल में। बात कर लेते हैं दोस्तों चुनाव आयोग की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक राष्ट्रीय चुनाव आयोग का वर्णन है और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयोग होता है उसका काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु का होता है और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी पोर्टल किस संस्था के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर की मदद से शिक्षा मंत्रालय ने यानी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। साथी पोर्टल या साथी का जो फुल फॉर्म है वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, यानी जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी मदद के लिए ये साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जेईई, नीट और सीयूईटी, एसएससी, आईबीपीएस, इन सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? साथी पोर्टल। बात करते हैं कुछ ऐप और पोर्टल की। तो हाल ही में साइन ऐप को भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कृषि मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और
गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा, संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग के द्वारा, सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा, माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया था और नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल हैं। अगला क्वेश्चन है 2026 में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका जयंती कुमारेस। तो जयंती कुमारेस को द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो जयंती कुमारेस हैं ये प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जयंती कुमारेस का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको क्या बताना है? इनका संबंध वीणा से है। तो इन्हें चेन्नई में स्थित द म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो CEO ऑफ द ईयर 2026 बने हैं समीर कनौडिया। JC डैनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार के द्वारा अभिनेत्री शारदा को प्रदान किया गया है। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान 2025 चंदना सिन्हा को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय साय, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू और गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। तो ये हाल फिलहाल में प्रदान किए गए अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निम्न में से किसे मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का हकदार बताया है? आंसर हो जाएगा इसका सभी गोद लेने वाली माओ को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस प्रकार से कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसे मातृत्व अवकाश मिलता है, इसी प्रकार से अगर कोई माँ बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि गोद लिए बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, माँ को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 64 को रद्द करते हुए कहा है कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार और आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। बात हुई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। ये नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर जजों की संख्या है 34। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो दोस्तों नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 19 से 20 मार्च के बीच में होगा। इसका उद्देश्य है स्वदेशी रक्षा उपकरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये जो कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा इसमें नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा और इस बार की थीम ही है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये थीम भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में। नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में। और 28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में और मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी ब्रांड यूनिक्लो ने भारत में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह है। तो जसप्रीत बुमराह यूनिक्लो कंपनी के भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूनिक्लो की बात करें तो ये एक जापानी कंपनी है जो कि फास्ट फैशन और कैजुअल वियर ब्रांड वाली कंपनी है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, न्यू बैलेंस के पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं कीर्ति सुरेश और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा जो कि एक क्रिकेटर हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर बने हैं भारत के लिए संजू सैमसन और पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है दीपिका पादुकोण और विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला थे। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हाल ही में किन राज्यों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसमें जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वो राज्यों के साथ इसी प्रकार के समझौते कर रहा है। तो अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ समझौते किए गए हैं और इन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के शासन, संस्थागत क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करना। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जैसे पेयजल शासन के लिए संस्थागत संरचना, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए सेवा उपयोगिता फ्रेमवर्क, जन भागीदारी के माध्यम से सहभागी शासन, जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन और वित्तीय स्थिरता, क्षमता निर्माण ढांचा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल जीवन मिशन 2.0 की अगर हम बात करें तो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2028 तक के लिए बढ़ाया है और इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे स्वच्छ नल जल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 7.5% लगाया है। यानी इस कंपनी का ये कहना है कि भारत की जो GDP है वो 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी। दिसंबर में इसके आंकड़े कुछ और थे। दिसंबर में इसी कंपनी ने ये कहा था कि भारत की जो GDP है वो वित्त वर्ष में, जो चालू वित्त वर्ष है उसमें इसकी वृद्धि दर 7.4% रहेगी, जबकि 26-27 के लिए 6.4% रहेगी। दोस्तों फिच रेटिंग्स की बात हुई है तो यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और लंदन में है। यहाँ पर GDP की बात हुई थी तो GDP किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी देश की इकोनॉमी का GDP किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये चीमी को मिला है। किससे मिला है दोस्तों? चीमी। तो असमिया एनिमेटेड लघु फिल्म है चीमी। तो उसने न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इस फिल्म को मिला है। और ये जो चीमी नामक पुस्तक है इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर पार्थ सारथी महंत जो कि असम के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट
सीरीज बाई प्रभाकर सर वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लूसेंट का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। और दोस्तों होली 900 कूपन कोड यूज करना है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, इन कॉम्बो पैक को आप प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और 12 महीने का मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। देखिए जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंकिंग जारी की जाती है, तो आप रैंकिंग भी देख सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी जिसमें मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक हैं, तो इनको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किससे मिला है? ममता कालिया। टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में किसे शामिल किया है? जोधपुर के मेहारू खेत, शक्ति प्राण लॉज और द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस। भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? नेशनल रिपोर्ट 7। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम किन 2 शहरों में आयोजित हुआ है? मुंबई और पुणे। भारतीय डाक विभाग के द्वारा 24 स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई है? 17 मार्च। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका के गुआम में। ओडिशा का कौन सा गांव राज्य का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है? कुसुनपुर। नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? भूमिका श्रेष्ठ। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष में पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है? सैजिल। और ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण मामेन। दोस्तों आज हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख पर्यावरण परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में, हंगुल संरक्षण परियोजना 1970 में और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985 में, नमामि गंगे मिशन 2014 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में और राष्ट्रीय हरित कोष 2004 में, लेकिन ये एक्टिव 2009 में हुआ था। तो कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1954 में हुई थी। और इसके अलावा इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और हिंदी का किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज आपको बताना है अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो टेस्ट ज़रूर ज्वाइन